मर्चू जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने गया, लेकिन उसे लकड़ियों के अच्छे दाम नहीं मिले। इस पर मर्चू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इन पैसों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। आप मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। मैं इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर आता हूँ, लेकिन उनके पैसे मुझे बहुत कम मिलते हैं। भैया, तुम्हारी लकड़ियां होती ही इतनी कमजोर हैं कि मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। तुम्हारी लकड़ियों के बस इतने ही पैसे बनते हैं। अरे भैया, कुछ ज्यादा कर दो ना। वो क्या है ना कि इन पैसों का तो कुछ भी नहीं आता। मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगा? भैया, तुम जाकर अच्छी लकड़ियां लाओ, तभी इन लकड़ियों का अच्छा दाम मिल पाएगा, वरना इन लकड़ियों का तो यही दाम है। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और पैसे लेकर किराने की दुकान से सामान खरीदकर घर आ गया। घर पहुंचते ही मर्चू की पत्नी सीता ने कहा, जी, सामान ले आए आप? हाँ जी, सामान ले आया हूँ। सीता के चेहरे पर खुशी छा जाती है, लेकिन जब उसने सामान देखा, जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। हाँ सीता, मुझे पता है कि यह सामान बहुत थोड़ा है, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास जितने पैसे थे, मैं उतने का ही सामान लेकर आ गया हूँ। इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा जी? आपको तो पता ही है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। इतनी मेहनत से अच्छी लकड़ी काट कर आता हूँ, लेकिन मुनासिब दाम नहीं मिलता। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? अरे जी, आप परेशान न हो, आप कोई और काम देख लें। मैंने कई बार काम तलाशने की कोशिश की, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। ये सुनकर सीता भी काफी ज्यादा परेशान हो गई। मर्चू से सीता की परेशानी नहीं देखी गई। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, मैं फिर से जंगल की ओर जा रहा हूँ। अरे जी, अभी मत जाइए ना, वैसे भी शाम हो रही है। आप कल चले जाइएगा, अभी मत जाइए। ठीक है, अगर तुम रोक रही हो तो मैं नहीं जाता, मैं कल चला जाऊंगा। इसके बाद मर्चू गांव में घूमने के लिए चला गया। तभी उसे एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया? और सुनाओ, क्या हाल चाल है? जिंदगी कैसे गुजर रही है? अरे भैया, तुम्हें तो पता है कि लकड़ियां काटकर कैसे गुजारा होता है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। और आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं है। इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे। मुझे बहुत डर लगता है भैया, मैं जंगल में कैसे जाऊंगा? हाँ भैया, जंगली जानवर तो होंगे, लेकिन अच्छी लकड़ियां तो वहीं से ही मिलेंगी। ये सुनकर मर्चू बहुत ज्यादा परेशान हो गया, लेकिन वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी थीं। अब सिर्फ जंगल के अंदर ही अच्छी लकड़ियां बची थीं। अगली सुबह मर्चू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में आने के बाद मर्चू ने कहा, अरे, यहाँ पर तो लकड़ियां ही नहीं है। वो आदमी सही कह रहा था, लकड़ियों के लिए तो जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। और जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वहां पर तो काफी सारे जंगली जानवर होंगे जो खतरनाक होंगे। अगर आज मैं जंगल के अंदर नहीं गया तो मैं आज घर पैसे लेकर नहीं जा सकूंगा, और फिर जब पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा? मर्चू जंगल के बाहर खड़ा सोचता ही रहा और फिर उसने सोचा, अरे, यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं लकड़ियां काटकर घर ले जा सकूं। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर मर्चू जंगल के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। यह सोचकर मर्चू जंगल के और अंदर चला आया। गाँव में सब कुछ सीधा साधा दिखता है, लेकिन हर रास्ता सीधा नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान को रोज देखते हैं और एक दिन उसे अपना बना लेते हैं। रघु की उम्र करीब 40 साल। पेशा था सब्जी बेचना। हर सुबह साइकिल पर टोकरियां, ताजी सब्जियां और मुंह में वही आवाज, आलू ले लो, प्याज ले लो, ताजी सब्जी। रघु रोज 6-7 गांव घूमता, शाम ढलते ही घर लौट आता। एक नियम था उसका, अंधेरा होने से पहले घर, क्योंकि उसके बाप ने मरते वक्त कहा था कि बेटा, अगर कभी देर हो जाए तो जंगल वाले रास्ते से मत जाना। अरे भैया रुको। हाँ दीदी, क्या हुआ? रघु भैया, आज तो बहुत देर कर दी। अरे नहीं बहन, आज आखिरी गांव भी जाना है। धन्यवाद। फिर रघु वहां से आखिरी गांव की ओर बढ़ जाता है। आखिरी गांव है, फिर जल्दी से घर चला जाता हूँ, वरना रास्ते में ही अंधेरा हो जाएगा। रघु, सब्जी बहुत अच्छी है, आज ज्यादा ले रहे हैं। भगवान की दया है। हाँ बिल्कुल। आखिरी गांव में शादी थी, ज्यादा बिक्री हुई। रघु खुश था, लेकिन घड़ी देखी तो शाम के 7:30 बज चुके थे। आसमान में बादल, हवा ठंडी। रघु मन ही मन बुदबुदाता है, कितना अंधेरा है, रास्ता भी अच्छे से दिख नहीं रहा है। हे राम, जल्दी से घर पहुंच जाऊं, वरना घर वाले भी परेशान होंगे। जंगल में घुसते ही हवा तेज, पत्तों की सरसराहट, अजीब सी ठंड। साइकिल अपने आप भारी लगने लगी। तभी आवाज आई,
सब्जी वाले रुको। पीछे देखा, कोई नहीं। रघु हंसा। लगता है थक गया हूँ। थोड़ी दूर आगे एक पुरानी झोपड़ी, अंदर दिया जल रहा था। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। सब्जियां है क्या? रघु ने टोकरा खोला। औरत ने सब्जी छुई, लेकिन हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। रात हो गई है, यहीं रुक जाओ। रघु को डर लगा। उसने साइकिल उठाई और तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे से आवाज आई, हर कोई आगे ही जाता है। रघु जितना चलता वही पेड़, वही मोड़। घड़ी देखी, समय आगे बढ़ ही नहीं रहा था। सब्जी से बदबू आने लगी। टोकरा देखा तो सब्जियां सड़ चुकी थी। जब मेहनत की चीज सड़ने लगे तो समझ लो वक्त भी सड़ चुका है भगवान, क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अचानक एक गांव दिखा। घर, लोग, चूल्हे जलते हुए। रघु खुश हो गया, लेकिन सब लोग उसे घूर रहे थे। एक आदमी बोला, तू बहुत देर से आ रहा है। रघु पूछता है। आप लोग डीजे यहीं रहते हो? एक आदमी बोलता है। हाँ, हम लोग यहीं रह गए हैं। फिर वो घर में चला जाता है। एक घर में उसे आईना दिखा। आईने में रघु बूढ़ा दिख रहा था। बाल सफेद, आंखें खोखली। पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। जो देर से निकलते हैं वो यहीं सब्जी बेचते रह जाते हैं। रघु ने टोकरा पलटा, अंदर सब्जी नहीं थी, आत्माएं थी। रघु डर गया और वो भागा। तभी पीछे से आवाज गूंजी, अब तू भी गांव-गांव जाएगा। रघु सोच में पड़ गया। अब घर कैसे जाए? कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो बहुत डर गया था। है भगवान, कोई रास्ता दिखा दे। एक मुसीबत टली नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी सुबह जमींदार, मुनीम और दो आदमी जिनके हाथ में लाठी थी, चारों लोग रामू के घर की ओर चलते हैं। जैसे ही रामू के घर के पास पहुंचते हैं तो जमींदार और दोनों लोग थोड़ी दूर रुक जाते हैं। अरे रामू भैया, बाहर निकलो, मैं पास ही के गांव से आया हूँ। जरूर जमींदार होगा, मैं आज गेट खोलूंगा ही नहीं। मैं तुम्हारी ससुराल से आया हूँ। तुम्हारे ससुर साहब ने तुम्हारे लिए कुछ रुपए और कुछ आभूषण भेजे हैं, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उनसे यहाँ तक आने की नहीं बन पा रही थी। इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। इतना सुन रामू के मन में लालच आ जाता है और वे फटाक से गेट खोल देता है। कहाँ है पैसे और धन? क्या तुम्हारा ही नाम रामू है? हाँ, मेरा ही नाम रामू है। कहाँ है धन? यही पास में रखा है, चलो दोनों उठा लाते हैं। वह मुनीम के साथ चल देता। थोड़ी दूर चलने के बाद मुनीम जमींदार जी को बुला लेता है। जमींदार और दोनों लोग रामू के पास आ जाते हैं। लाओ मेरे पैसे लौटाओ, ब्याज समेत। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब तुम दोनों के हवाले करता हूँ, तुम चाहे जैसे इससे पैसे निकालो। और दोनों आदमी रामू को लठ से मारते हैं। रामू चिल्लाता हुआ, अरे भाई रुको, अरे भाई रुको, मत मारो, अरे भाई रुको, मत मारो। इधर वह दोनों रामू में दे लठ बरसा रहे थे। तभी राजू गेट खोलकर देखता है तो रामू पर कुछ लोग लठ से वार कर रहे थे। तो वह दौड़कर उनके पास आता है और बोलता है, अरे भाई रुको, इस रामू ने आज से 5 महीने पहले मुझसे पैसे लिए थे। जब लौटाने की बारी आई तो बहाने कर रहा था। कितने पैसे हैं? 2000। रुको, मैं लाता हूँ। राजू रुपए लाकर जमींदार को देता है और जमींदार और उसके साथी वहां से चले जाते हैं। इधर रामू भी अपने घर में चला जाता है और राजू भी। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपना अपना खेत खोदने के लिए खेतों पर पहुंच जाते हैं। इधर खेत खोदते खोदते राजू दौड़ते हुए रामू के पास आता है और बोलता है, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। राजू के हाथ में हीरा देखकर रामू के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचता है, इसके खेत में तो और भी हीरा हो सकते हैं। क्यों ना मैं इसको मेरा वाला खेत दे दूं और इसका खेत में रख लूं, जिससे मेरे पास भी बहुत सारे हीरे हो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना तू मेरे वाले खेत पर फसल कर ले और मैं तेरे वाले पर। इतने दिनों से तू कम जगह पर कर रहा था। और रामू राजू वाले हिस्से को खोदने लग जाता है। शाम तक पूरे खेत को खोद देता है, लेकिन उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता और थका हारा घर पहुंच जाता है। आज पूरा खेत खोद दिया, लेकिन फिर भी एक हीरा नहीं मिला, जबकि राजू ने खेत का एक कोना खोदा था, उसमें ही उसे एक हीरा मिल गया। अच्छा, आप अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन आपको भी बहुत सारे हीरे मिलेंगे। बातों ही बातों में रामू की नींद लग जाती है। तब वह बोलता है, आज जैसी नींद मुझे कभी नहीं आई। हाँ, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपको रोज ऐसी नींद आएगी। और रामू उसे वर्ष राजू की तरह अपने खेतों में मेहनत करता है और दोनों की फसलें बराबर निकलती हैं, जिससे रामू के चेहरे पर अलग ही चमक दिखती है। एक दिन चारों लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। क्या सच में उस दिन खेत में से हीरा निकला था? हाँ भैया, निकला था ना।
जो आज आपके घर में उसकी वजह से कई सारे हीरे रखे हैं। इतने में ही रामू की पत्नी बोलती है, वह तो नकली था आपसे काम करवाने के लिए। इसी प्रकार बातें करते करते चारों लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही तुम दोनों को राजा साहब ने राजमहल बुलाया है। वह दोनों भाई सेनापति के साथ चल देते हैं। अब पता नहीं कौन सी आपदा आ गई। कुछ नहीं, कुछ अच्छा काम होगा, तभी तो हमें बुलाया है। दोनों राजा के पास पहुंच जाते हैं। हमने सुना है इस वर्ष तुम्हारी फसल सबसे अच्छी निकली है और आपने इस बार सबसे ज्यादा राजकोष में कर दिया है। इसी का आप दोनों को इनाम दिया। एक बार की बात है, हीरा अपने दोस्त के साथ देर रात घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में एक बरगद का पेड़ आता है। उस पेड़ के नीचे एक 100 रुपए का नोट पड़ा होता है। उसे देखकर हीरा खुश हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, आज तो लॉटरी लग गई। रामू भाई वो देखो 100 रुपए का नोट। फिर हीरा वो पैसे उठा लेता है। तभी उन्हें पेड़ में से अजीब सी आवाज आती है। फिर वो जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो उन्हें पेड़ पर एक 2000 का नोट लगा हुआ दिखाई देता है। अरे रामू वो देख, इस पेड़ पर तो 2000 का नोट लगा हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता भाई। भाई क्या पता ये पेड़ सच में पैसे देने वाला पेड़ हो। एक काम करो, तुम जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ और वो नोट तोड़ कर ले आओ। फिर वो 2000 का नोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ ही देर में वो नोट तोड़ लेता है। रामू भाई ये नोट तो बिल्कुल असली है। अरे वाह वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। चलो भाई अब जल्दी से नीचे आ जाओ, कहीं कोई हमें नोट तोड़ते हुए ना देख ले। अब तो हम पार्टी करेंगे। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? जल्दी नीचे आओ, कोई हमें देख ना ले। अरे हीरा भाई कहाँ रह गए? नीचे क्यों नहीं उतर रहे? कहीं तुम अकेले ही इन 2000 रुपयों को हजम तो नहीं करना चाहते भाई? तभी हीरा के चीखने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है? अरे यार क्या करूं, ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई तुम ठीक तो हो? क्या करूं क्या करूं? हाँ, मुझे ही ऊपर जाकर देखना होगा, या फिर माजरा क्या है। फिर रामू भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी पेड़ से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रामू वहीं रुक जाता है। आई मम्मी, ये कैसी आवाज है? अरे कमबख्त हीरा, ये कैसी डरावनी डरावनी आवाजें निकाल रहा है। मुझे पता है तू अकेला ही इन 2000 रुपयों को हजम करना चाहता है। आई मम्मी, कौन है भाई? अरे हीरा तेरा नाश मिटे कमबख्त, तुझे क्या लगता है तू मुझे यूं डरा कर 2000 रुपए हजम कर जाएगा? मैं अपने हिस्से के पैसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। फिर डर के मारे रामू वहाँ से भाग जाता है। अरे मर गया रे, भागो रे। सुबह होने पर रामू सीधा हीरा के घर हिस्से के पैसे लेने पहुँच जाता है। ए हीरा दरवाजा खोल, मैं अपने हिस्से के पैसे लेने आ गया। चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। फिर हीरा की पत्नी दरवाजा खोलती है। रामू भैया आप, अच्छा हुआ आप आ गए। ये कल रात से घर पर नहीं लौटे, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। आप कुछ कीजिए ना। कहीं ये कमबख्त सारे पैसे लुटाने के लिए शहर तो नहीं निकल गया? नहीं, हीरा एक नंबर का कंजूस है। वो इतने पैसे खर्च करने वालों में से नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ है। राधा बहन चलो मेरे साथ। फिर रामू राधा को अपने साथ लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुँच जाता है। राधा बहन हम रात को इसी रास्ते से आ रहे थे, तब हमें इस पेड़ पर 2000 रुपए का नोट लगा हुआ दिखाई दिया। उसे तोड़ने के लिए हीरा ऊपर चढ़ा था लेकिन वापस नहीं आया। तभी कुछ गांव वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर रामू सबको पैसों की बात बताता है। अरे भाई हरिया, जरा पेड़ पर चढ़कर तो देख, हीरा भाई वहाँ है या नहीं? फिर हरिया पेड़ पर चढ़ जाता है और बहुत देर ढूंढने पर भी उसे हीरा का कोई नामो निशान नहीं मिलता। भाई यहाँ ऊपर कोई आदमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हीरा तो नीचे भी नहीं उतरा। फिर हीरा गया तो गया कहाँ? कहीं वो चुड़ैल उसे खा तो नहीं गई जो रात को अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही थी? फिर सब गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं और राधा रोने लगती है। जी आप कहाँ चले गए जी, अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं? तुम रो नहीं बहन, हीरा जरूर मिल जाएगा। हम रात होने पर यहाँ दोबारा आएंगे। फिर वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं।